Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12 lecture series on psychology. पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था हम अपनी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए ट्रेट और टाइप अप्रोच से कैसे अपने व्यक्तित्व को पढ़ सकते हैं। इस पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो है साइकोडायनेमिक अप्रोच, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या-क्या थ्योरीज हैं और इसके क्या-क्या आइडियाज हैं। इस पार्ट में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच होता क्या है। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। वो उन्होंने हिप्नोसिस एक तरीका होता है लोगों को ट्रीट करने का, जिनको शारीरिक या इमोशनल कोई भी दिक्कतें होती हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने हिप्नोसिस नाम का ट्रीटमेंट यूज किया था। इन्होंने हिप्नोसिस के साथ-साथ कुछ और भी ट्रीटमेंट्स यूज किए थे जिनका नाम है फ्री एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि एक इंसान को अपने सारे आइडियाज और थॉट्स, उसकी जो भी भावनाएं या विचार होते हैं, उसको खुलकर शेयर करने का मौका दिया जाता है। और इसके बाद उन्हें उन्होंने ड्रीम एनालिसिस यानी कि हम जो भी सपने देखते हैं उसका एनालिसिस या स्टडी, और एनालिसिस ऑफ एरर्स यानी कि हम गलतियां कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन कुछ तरीकों से ह्यूमन के दिमाग के अंदर की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो समझने की कोशिश की है। वो प्रतिक्रियाएं समझने के बाद सिगमंड फ्रॉइड ने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है, इसमें 3 लेवल पे कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस यानी कि जानकारी। तो हमारे दिमाग में जो 3 तरह के लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है, हमारी वो भावनाएं या हमारे वो विचार जिनके बारे में हम जानते हैं। प्री कॉन्शियस वो होता है जो विचार या भावनाएं हमारे दिमाग में होती हैं, पर हम अगर उन पे बहुत ध्यान देते हैं तब हम उन्हें जान पाते हैं। और अनकॉन्शियस वो प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारे दिमाग की जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, या एकदम भी हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे दिमाग में ये भी भावनाएं और ये थॉट्स बसे हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने आइसबर्ग देखा होगा कि पानी के नीचे रहता है और थोड़ा सा उसका हिस्सा पानी के ऊपर भी रहता है। तो आइसबर्ग क्या होता है, उस जो समुद्र में आइसबर्ग होता है, पानी के उसका निचले वाला हिस्सा वो 2/3 होता है, यानी 2/3 हिस्सा उसका पानी के नीचे रहता है और 1/3 हिस्सा उसका पानी के ऊपर रहता है। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है वो उस आइसबर्ग की तरह होता है, जिसमें जो 1/3 ऊपर पानी के ऊपर होता है, जो हमें दिखता है या जिसके बारे में हम जानते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहा गया है। यानी कि एक बहुत दिमाग का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है जिसके बारे में हम जानते हैं। और जो पानी के नीचे 2/3 हिस्सा होता है, वो वाला हिस्सा होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें बसी हो सकती हैं जो हमारे व्यवहार को दर्शाती हैं या हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यक्तित्व बदलता है। ये कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें ऐसे आइडियाज और थॉट्स बसे होते हैं जो हमारी अवेयरनेस या जिसके बारे में हम जानते हैं उनसे छुपे होते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम एकदम भी नहीं जानते हैं। ये आइडियाज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इसलिए छुप जाते हैं क्योंकि अगर ये आइडियाज बाहर आएंगे तो ये हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारे दिमाग दिमाग में साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि ये चीजें सही है या गलत है। तो ज्यादातर सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो भी गलत चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ताकि हमारे जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो। ये कहते हैं कि जो ज्यादातर अनकॉन्शियस माइंड में चीजें बसी होती है जिनको हम अटेंड या ध्यान नहीं देना चाहते हैं, वो सेक्सुअल डिजायर्स से आती हैं, जो कि हम खुले में ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे जता नहीं सकते हैं। इसीलिए ये भावनाएं यानी कि हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स की भावनाएं होती हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बस जाती हैं क्योंकि हम इसे
बाहर जता नहीं सकते। जो लोग होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक तौर तरीकों से इसे बाहर लाया जाए या सोशली एक्सेप्टेबल वेज से अनकॉन्शियस यानी कि जिन चीजों के हम बारे में नहीं जानते हैं वो चीजें लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश करते हैं सामाजिक तौर तरीकों को ध्यान में रख के। जो अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यानी कि अगर जो हमारे दिमाग के रिप्रेस्ड थॉट्स हैं यानी कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं अगर हम उन्हें अच्छे से दूसरों के सामने दर्शा नहीं पाते हैं तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर का रूप ले लेते हैं यानी कि जो हमारे व्यवहार होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि जब हम कोई चीज भूल जाते हैं या हम गलती से उसे मिसप्रोनाउंस कर देते हैं या जोक्स या हमारे सपनों के द्वारा ये जो अनकॉन्शियस चीजें हैं ये बाहर आती है। इन्होंने एक थेरेपी लाई थी जिसका नाम है साइको एनालिसिस, जिसके रूप में इन्होंने क्या किया था कि हमारे जो अनकॉन्शियस के थॉट्स या फीलिंग्स होती हैं उसको बाहर लाने की कोशिश की थी, उनको कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश की थी जिसके बारे में हम जान पाए ताकि हम ज्यादा सेल्फ अवेयर यानी कि अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकें और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसे सही कर सकें। नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी बताया था। ये कहते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी तीन तरह की होती है। पहला होता है इड। इड जो होता है वो सोर्स ऑफ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी होता है यानी कि ये हमारा बेसिक उत्तेजित करने वाला एरिया होता है जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स को चाहता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमें जो चाहिए वो हमें तुरंत चाहिए और हम ये नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत। अगर हमें वो चाहिए तो वो हमें तुरंत ही चाहिए यानी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। और इन्होंने बोला है कि दो तरीके की हमारी ज़रूरतें होती हैं यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स और अग्रेसिव इम्पल्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो ये जो दोनों हमारी नीड्स होती हैं, ये हमें तुरंत ही चाहिए होती हैं जो इड कहता है। ये कहते हैं कि जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है यानी इड को केवल अपने प्लेजर से मतलब होता है और ये जो हमारा दर्द होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है और इसको केवल प्लेजर यानी सुख चाहिए होता है। जो इड होता है उसको सामाजिक तौर तरीकों से कोई मतलब नहीं होता है। वो कहता है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो चाहिए। इड जो दो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस से उत्तेजित होता है, पहला होता है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा होता है डेथ इंस्टिंक्ट। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। डेथ इंस्टिंक्ट के कुछ एग्जांपल्स है डिप्रेशन, एंगर या ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो नेगेटिव होते हैं उसे डेथ इंस्टिंक्ट में आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने लाइफ इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस किया था जिसको वो कहते हैं कि वो सेक्सुअल डिजायर होता है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो एनर्जी या जो शक्ति हमारे इड को उत्तेजित करती है उसका नाम होता है लिबिडो। अब पर्सनालिटी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है ईगो। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो ईगो होता है वो अलग नहीं होता, वो इड से ही पैदा होता है और ये इंसान की जो नीड्स या ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करता है सच्चाई के आधार पर। यानी कि वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि हमारे सामाजिक या सोशल एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेविंग होते हैं यानी कि हमें सामाजिक तौर तरीकों से इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ईगो उस चीज पर फोकस करता है और ये ज्यादातर ईड को बताता है कि अच्छे तरीके से व्यवहार कैसे करना चाहिए। लास्ट होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम मॉरल ब्रांच कहते हैं यानी कि ये हमें सामाजिक या तौर तरीकों से अवगत कराता है। ये इड और ईगो को बताता है कि हमारी जो जरूरत है वो सही है या गलत है। ये इड को कंट्रोल करने में मदद करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से यानी कि सामाजिक रूप से ये इड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है इड और ईगो को ये बताकर कि क्या हमारी जरूरतें सही है या गलत है। अब इसका एग्जाम्पल होगा कि आप इमेजिन करिए कि एक बच्चा है उसे आइसक्रीम खाना है तो उस बच्चे को उसका इड ये कहेगा
कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो तुम खा लो, चोरी करके खाओ, जैसे भी खाओ, लेकिन तुम आइसक्रीम खा लो। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम सामाजिक तौर तरीकों को इस्तेमाल करके आइसक्रीम मांग कर खाओ। वो कहेगा तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम खा लो, चाहे कोई भी मेथड यूज करो। और जो ईगो है वो उसे बताएगा कि नहीं, तुम अपनी मम्मी से आइसक्रीम के लिए पैसे मांगो और उस पैसे से जाके आइसक्रीम खरीदो। तो ये एक सामाजिक सही तरीका होगा आइसक्रीम खाने का। तो फिर ईगो उसको बोलेगा कि तुम ये तरीका अपनाओ आइसक्रीम खाने के लिए। सुपर ईगो उसे बताएगा कि इड जो कह रहा है कि आइसक्रीम ऐसे खा लो वो गलत है, और ईगो जो कह रहा है आइसक्रीम ऐसे खाओ, आइसक्रीम अपनी मम्मी से मांग के खाओ, तो वो सही है। तो सुपर ईगो इन दोनों चीजों के बारे में हमारे दिमाग को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये अलग-अलग लेवल्स पे लोगों में पाए जाते हैं, तो अगर किसी इंसान में इड ज्यादा है या ईगो ज्यादा है, ये उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि एंजाइटी जो होती है यानी घबराहट, उसको कम करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसको कम करने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं होते हैं कि हम कोई डिफेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी एंजाइटी या घबराहट को कम करने के लिए हम वो तौर तरीके अपनाते हैं। ये कहते हैं कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो घबराहट को कम करता है और सच्चाई से हमें अलग करता है, यानी कि सच्चाई से परे अगर हम अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि बहुत अलग-अलग तरह के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी साबित हो सकते हैं। यहाँ पे हम मेन 5 तरीकों के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे, पर इनके अलावा भी और तरीके के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेशन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुए जाने वाला ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यवहार या हमारे थॉट्स हमें घबराहट, हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में घबराहट पैदा करते हैं, वो टोटली हमारे अनकॉन्शियस में आ जाते हैं। यानी कि जो व्यवहार हमें घबराहट की ओर ले जाते हैं, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड अपने में ले लेता है, ताकि हम उसके बारे में जानकार ही ना रह पाएँ। हमारा जो दिमाग होता है, वो टोटली अनअवेयर हो जाता है उस विश के बारे में या उस बिहेवियर के बारे में, हमें एकदम भी नहीं पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे कहता है कि आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट, यानी कि मुझे नहीं पता कि मैंने वो काम क्यों किया, तो जो उसने काम किया होता है या उसका जो व्यवहार होता है उस समय का, वो इतना उसे घबराहट पैदा कर देता है कि उसके बारे में वो जानना ही नहीं चाहता है, और वो उसके दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में बस जाता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहता है। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि इंसान जिस तरह का होता है वो दूसरों को बताता है कि वो उस तरह का है, जबकि मैं नहीं हूँ। वो कहता है कि सामने वाला इंसान वैसा है लेकिन मैं नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाला है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो कहेगा कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल है। थर्ड होता है डिनायल। इसमें जो सच्चाई होती है या रियलिटी होती है वो इंसान एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को कैंसर है तो वो मानता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे जो व्यवहार होते हैं जिनसे घबराहट पैदा होती है, हम उसके ऑपोजिट व्यवहार को अपनाते हैं, यानी कि हमारी जो सच वाली फीलिंग्स होती हैं उससे ऑपोजिट फीलिंग्स हम दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान बहुत खुश दिख रहा है परंतु वो बहुत इरिटेटेड है, तो वो अपने इरिटेशन का ऑपोजिट व्यवहार दिखा रहा है। लास्ट है रैशनलाइजेशन। इसमें जो अनरीजनेबल फीलिंग्स होती हैं, यानी कि जिन व्यवहार या जिन इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता या वो उस सिचुएशन से जुड़े ही नहीं होते हैं, उनको रीजनेबल बना लेते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है,
तो वो जाके दूसरा पेन खरीदता है और वो कहता है कि मैं इस पेन से लिखूंगा तो मेरे अच्छे रिजल्ट आएंगे, जबकि पेन से रिजल्ट का कोई मतलब होता ही नहीं है। ये हो गए कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दिए हैं जिसमें एक छोटा बच्चा डेवलप करता है, और अगर इसमें से किसी भी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उसे जिंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज, जो 0 से 2 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो होता है, जो बच्चा मेन उसके माउथ पे फोकस होता है, उसका ग्रेटिफिकेशन, यानी जो उसका प्लेजर या सुख देने वाला एरिया होता है वो उसका माउथ होता है। इन्फैंट जो होता है यानी बच्चा, वो इस समय पर फीडिंग करता है, थंब सकिंग करता है, चीजों को बाइट करता है या बैबल करता है। ये इन तरीकों से वो बच्चा अपनी ग्रेटिफिकेशन करता है। दुनिया के बारे में जो बेसिक चीजें होती हैं या बेसिक फीलिंग्स होती हैं वो इसी स्टेज में डेवलप होती हैं। नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज, जो 2 से 3 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। इस स्टेज में बच्चा सामाजिक जो भी चीजें होती हैं वो सीखने की कोशिश करता है, और इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाते हैं, और जो बॉडी का एनल एरिया होता है वो मेन फोकस बन जाता है ग्रेटिफिकेशन यानी सुख का। इस स्टेज में इड और ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, और अगर इस स्टेज में वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो बच्चे को आने वाली जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज, जो 4 से 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। जो मेजर फोकस एरिया होता है वो जेनिटल्स पे होता है, बॉडी के पार्ट में। जो बच्चा होता है वो मेल्स यानी लड़कों और लड़कियों में भेद करना सीख जाता है। वो अपने मम्मी-पापा के रिश्ते के बारे में भी जानना सीख जाता है। इस स्टेज में बच्चे को 2 तरह के फिनोमेना होते हैं। एक होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स, जो लड़कों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है और वो अपने पिता से नफ़रत करता है, और वो हमेशा इस डर में रहता है कि उसे पापा से पनिशमेंट मिलेगी। इस इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम इडिपस नाम पे रखा गया है, जो एक ग्रीक में राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी अपनी माँ से शादी करने के लिए। इस स्टेज को सही करने में ये स्टेज तब सही होता है जब जो बेटा होता है वो अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझता है और अपना जो व्यवहार होता है वो अपने पिता की तरह रखता है। दूसरा इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि लड़की में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा नाम पे रखा गया है, जो एक ग्रीक कैरेक्टर था जिसने अपनी ब्रदर को अपने भाई की सहायता से अपनी माँ को मार दिया था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। पर जब उसको ये पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो अपनी माँ के साथ अपनी माँ की तरह व्यवहार करना चाहती है और उसका व्यवहार कॉपी करती है, ताकि उसको अपने पिता का प्यार और अफेक्शन मिले। इस स्टेज का रेज़ोल्यूशन तब होता है जब जो बेटी होती है वो अपने पिता की तरफ ये फीलिंग्स को खत्म कर देती है और अपनी माँ को अपना रोल मॉडल मानती है। ये 4 से 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी, यानी कि जो 7 साल से एडोलेसेंट तक पाया जाता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो शारीरिक रूप से ग्रो करता है, लेकिन उसकी सेक्सुअल अर्जेस कम हो जाती हैं। इस समय में जो बच्चे की एनर्जी होती है वो सामाजिक रूप से और अपने जो गोल को है वो अचीव करने के लिए वो काम करता है। लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का स्टेज है वो लास्ट स्टेज है और बच्चा इसमें मैच्योर हो जाता है, और जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो दोबारा से आ जाती हैं, लेकिन
इसमें जो बच्चा होता है वो ऑपोजिट जेंडर यानी कि अगर लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़के से सामाजिक तौर तरीकों से व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसमें बताया है कि अगर कोई बच्चा किसी स्टेज से सही से पास नहीं हो पाता है, तो उसे फिक्सेशन हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो किसी पहले के स्टेज पर ही रुक जाता है और आगे के डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। इसमें रिग्रेशन भी हो सकता है, जिसमें जो बच्चा होता है, उसको पिछले वाले स्टेज पर ले लिया जाता है, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी, जो हमने कुछ पिछली कुछ स्लाइड्स में पढ़ा, आगे आने वाले कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसे काउंटर किया है, यानी कि उसे नहीं माना है और अपनी थ्योरीज दी है। इसमें से पहले साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल जंग। उन्होंने क्या कहा है कि जो इंसान होता है वो एम्स एंड एस्पिरेशंस यानी कि उसके जो टारगेट होता है या गोल होता है जो उसे पाना होता है, एम्स एंड एस्पिरेशन जो होता है वो इंसान के व्यक्तित्व को बताता है, ना कि सेक्स या अग्रेशन। ये दोनों चीजें नहीं दर्शाती हैं, जबकि एम्स एंड एस्पिरेशंस इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी नाम की थ्योरी दी थी, जिसका बेसिक असम्पशन ये था कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, यानी हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे अंदर ही जो फोर्सेस होते हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ना कि हमारे और समाज के बीच में या हमारे या सच्चाई के बीच में। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही होता है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी जिस चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो आर्किटाइप से बना होता है, जो कि हम अपने समाज से सीखते हैं, जैसे कि गॉड, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमने अपने समाज से भगवान के बारे में सीखा है। ये कहते हैं कि जो एक इंसान होता है वो एकता यानी यूनिटी और वननेस के लिए कोशिश करता है कि उसे एकता मिले। इन्होंने कहा है कि एकता और होलनेस तभी मिलती है इंसान को जब इंसान अपने बारे में जान लेता है और खुद के और दूसरों के कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी जो चीजें हम नहीं जानते उनके बारे में जान लेता है और उनके साथ अच्छे से जीना सीख लेता है। तो ये हो गए कार्ल जंग की थ्योरी। नेक्स्ट है कैरन हॉर्नी की थ्योरी, जिन्होंने ऑप्टिमिज्म पे मेन फोकस किया है। ऑप्टिमिज्म वो होता है जब हम चीजों के पॉजिटिव साइड को देखते हैं, यानी कि अच्छे रूप को देखते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड की पहले स्टूडेंट थी, लेकिन इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट किया है और इन्होंने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखा था ह्यूमन लाइफ का, जिसमें इंसान की ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जब हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर या हाईएस्ट गोल पर पहुंच जाते हैं। इनका फ्रॉइड का मेन चैलेंज ये था, इन्होंने फ्रॉइड को सबसे ज्यादा इस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि सिगमंड फ्रॉइड जो विमेन को इंफीरियर मानते थे, यानी कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो औरतों को बहुत निचले दर्जे से देखते थे। कैरन हॉर्नी कहते हैं कि चाहे वो इंसान आदमी है या औरत है, उसको उसको उसके कामों से देखना चाहिए। कोई भी जेंडर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि जो विमेन होती हैं, यानी कि जो औरतें होती हैं, वो सामाजिक या कल्चरल फैक्टर्स से ज्यादा अफेक्ट होती हैं, ना कि शारीरिक रूप से। उन्होंने कहा है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक बीमारी होती हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो कि बचपन में क्रिएट होती है। मतलब अगर हमारे बचपन में कोई भी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती है या हमारे माता पिता के व्यवहार से हमें कोई घबराहट होती है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण होते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे में आइसोलेशन यानी अकेलापन तब होता है जब माँ-बाप अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है ऑल्फ्रेड एडलर की थ्योरी, जिसको लाइफ स्टाइल या सोशल इंटरेस्ट कहते हैं। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम का थ्योरी दिया है, जिसका बेसिक अजम्पशन है कि जो इंसानों का व्यवहार होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, यानी किसी एक चीज को अचीव करने के लिए इंसान काम करता है। वो कहते हैं हमारे जो पर्सनल गोल्स होते हैं, मतलब जो चीज हम पाना चाहते हैं, वो हमारी प्रेरणा होते हैं। और जो ये गोल्स होते हैं जिनको हम पाना चाहते हैं, यही हमें सिक्योरिटी देते हैं और हमें जो बुरी भावनाएं होती है उनसे आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। ये कहते हैं कि हर इंसान इनएडिक्वेसी और गिल्ट यानी पछतावा महसूस करता है, जो उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है, जो कि बचपन से आता है। लेकिन जब हम अपने गोल्स को पाने के लिए काम करते हैं, तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है एरिक फ्रॉम की, जिन्होंने इन ह्यूमन कंसर्न पे थ्योरी दी है। ये कहते हैं कि हमारा जो सामाजिक रूप होता है या सामाजिक ओरिएंटेशन होता है, वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन्होंने कहा है जो इंसान होते हैं, वो समाज में रहने वाले होते हैं, यानी सोशल बीइंग्स होते हैं, जिन्हें हम सामाजिक तौर पर देख सकते हैं और दूसरों से व्यवहार करने के तौर पर देख सकते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, जैसे कि ग्रोथ, या हमें जब अपनी पोटेंशियल्स यानी हमारी क्षमताओं के बारे में पता चलता है, ये चीजें हमारे डिजायर फॉर फ्रीडम यानी कि हम आजादी या जस्टिस न्याय और सच, इन सब चीजों से ये चीजें उत्पन्न होती हैं। यानी फ्रीडम, जस्टिस और ट्रूथ, इन तीनों चीजों से हमारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज या हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये चीजें जो होती हैं ये सामाजिक होती हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं या हमारी जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, वो दूसरों के व्यवहार से या दूसरों से बातचीत करने के द्वारा ही डेवलप होती है। तो इनकी जो थ्योरी है वो सोशली ओरिएंटेड है, यानी सामाजिक तौर पर दी गई है। नेक्स्ट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, सर्च फॉर आइडेंटिटी। एरिक एरिक्सन ने ईगो प्रोसेसेस पे ज्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने ईगो के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है। ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब पूरी लाइफ डेवलपमेंट होता रहता है इंसान का। और जो ईगो आइडेंटिटीज होती है, यानी कि जो हमारा ईगो होता है, उसको एक सेंट्रल प्लेस दिया गया है डेवलपमेंट प्रोसेस में। इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का इन्होंने साइको सोशल, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया था, एरिक एरिक्सन ने उसी प्रकार से साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया है, जिसमें इन्होंने सामाजिक तौर पर ज्यादा ध्यान दिया है। और इसका ही एक स्टेज होता है एडोलेसेंट की एज, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, जिसमें बच्चा सीखता है कि मेरा क्या अस्तित्व है। इसीलिए जो यंग जनरेशन होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढ लेना चाहिए, जिनको जिसे वो पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। लास्ट हम ये जानेंगे कि साइकोडायनेमिक अप्रोच के क्या-क्या क्रिटिसिज्म्स हैं या इसके क्या लिमिटेशंस है, क्या खामियां हैं। जो साइकोडायनेमिक की थ्योरीज है, ये ज्यादातर केस स्टडी पे बेस्ड है, यानी कि लोगों के लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है। इसीलिए इसको साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता है। जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, इन्होंने बहुत कम इंडिविजुअल्स को, यानी बहुत छोटे जनता को सैंपल की तरह इस्तेमाल किया है, जिससे इन्होंने पूरी थ्योरी सारे लोगों पे जनरलाइज कर दी है, जो कि सही नहीं है। अगर हम किसी छोटे से पॉपुलेशन पे कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम उसे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर बता नहीं सकते कि अगर ये 4 लोगों के ऊपर लागू होती है, तो हम ये नहीं कह सकते ये पूरी जनता के ऊपर लागू होती है। जबकि साइकोडायनेमिक अप्रोच ने यही काम किया है कि उन्होंने कुछ छोटे से जनता के ऊपर टेस्ट किए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये थ्योरी पूरी जनता के ऊपर लागू होती है। जो इनकी कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किए गए हैं, इसीलिए इनको साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए या साइंटिफिक जो भी टेस्ट होते हैं वो इस पर नहीं किए जा सकते। सिगमंड फ्रॉइड ने मेल्स यानी आदमियों को अपना प्रोटोटाइप लिया है। इन्होंने जो भी सारी स्टडी है ह्यूमन पर्सनालिटी की, वो
मेल्स पे की है और इन्होंने फीमेल एक्सपीरियंसेस यानी जो लेडीज होती हैं या औरतें होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है और केवल ये इनकी पूरी थ्योरी मेल के पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। तो ये हो गए साइकोडायनेमिक अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म्स। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।